Good morning. Today is 22nd of June 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे ट्रेड वार से संबंधित है, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। नीचे ये आर्टिकल मॉब लिंचिंग से संबंधित है, इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आर्टिकल फुटबॉल से संबंधित है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है, लेकिन एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है ये आर्टिकल, लेकिन कुछ पॉइंट्स नॉलेजेबल हैं जो आंसर्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को भी। दूसरे पेज पे यहाँ पर ये आर्टिकल दिल्ली को पूर्ण राज्य का स्टेटस दिए जाने के बारे में है। 3 से 4 दिन पहले ये इशू हमने डिटेल में डिस्कस किया था, कुछ नए पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और जल्दी से रिवाइज करेंगे इस आर्टिकल को भी, इस इशू को भी। नीचे ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में है। काफी बार ये इशू हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहां से जो मुस्लिम्स को छोड़ के दूसरे माइनॉरिटीज का प्रोसिक्यूशन होता है और वो इंडिया में आते हैं, तो उनके लिए सिटीजनशिप अडॉप्ट करने के जो नॉर्म्स हैं उनको लिबरल बनाया जा रहा है, ये बिल है। लेकिन काफी विरोध हुआ था इस बिल का और असम में भी काफी कंसर्न्स थे, क्योंकि असम के लोगों का ये कहना है कि अगर नॉन मुस्लिम्स भी अगर असम में आते हैं और उनको सिटीजनशिप दी जाती है तो इससे हमें खतरा है और हमारे लोकल कल्चर को खतरा है, इसलिए वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ बिल ही है। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। चाइना के इंडिया में जो एम्बेसडर हैं उन्होंने प्रपोजल दिया कि एक ट्राइलेटरल डायलॉग होना चाहिए इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच, इससे काफी फायदा हो सकता है। तो इस इशू को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का कोट है गांधी जी का, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट डू यू डू आर इन हार्मनी। काफी बार देखो क्वेश्चन आता है एथिक्स में हैप्पीनेस क्या है, तो गांधी जी ने कहा था हैप्पीनेस वो है जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो, वो सब चीजें अगर सिंक्रोनाइज्ड हैं, वो सब हार्मनी में है, तो हैप्पीनेस है। अगर आप बोलते कुछ हो, सोचते कुछ हो और करते कुछ हो, तो आपका मन बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, तब आप खुश नहीं रह पाते और ये हैप्पीनेस नहीं है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल मॉब लिंचिंग के बारे में है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के इन टॉपिक्स के साथ आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मॉब लिंचिंग होती क्या है? जब देखो ग्रुप ऑफ पर्संस यानी भीड़ लॉ को इन्फोर्स करने की कोशिश करती है या फिर अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज करने की कोशिश करती है उस पर्सन पर जिसने या तो लॉ के विरुद्ध जाके काम किया है या फिर भीड़ की आइडियोलॉजी के विरुद्ध जाके काम किया है, तो होता क्या है, भीड़ के द्वारा उस पर्सन को गाली दी जाती है, मारा पीटा जाता है और कई बार तो हत्या भी कर दी जाती है। तो एक प्रकार से भीड़ काम करती है पैरेलल जस्टिस सिस्टम की तरह। आपको पता है हमारे देश का जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है। पुलिस अगर क्राइम हुआ है तो जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करेगी, जांच करेगी, बाद में कोर्ट में मुकदमा चलेगा और जज के द्वारा सजा सुनाई जाएगी अगर वो पर्सन फाइनली उस पर्सन ने अपराध किया है तो। लेकिन मॉब लिंचिंग जब होती है, किसी रूल को फॉलो नहीं किया जाता, किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता, इसीलिए कहा जाता है कि एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और देखो मॉब लिंचिंग के बहुत सारे नुकसान हैं। ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। मॉब लिंचिंग की वजह से सोसाइटी टूटती है, यानी दरार पैदा होती है मॉब लिंचिंग की वजह से। काफी बार देखने को मिलता है कि धर्म के नाम पे भी मॉब लिंचिंग होती है, तो ये हमारे सोसाइटी का जो फैब्रिक है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है जब धर्म के नाम पे मॉब लिंचिंग होती है। और देखो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है और इंटरनेशनल डिफेमेशन भी होता है। मॉब लिंचिंग जिस देश में होती है इसका मतलब संकेत जाता है दूसरे देशों में कि वहां की जो कानून व्यवस्था है कहीं ना कहीं फेल हो गई है। इसी वजह से मॉब लिंचिंग जैसी चीजें हो रही हैं। और सबसे लास्ट में मॉब लिंचिंग देखो इंडिविजुअल राइट्स के भी तो अगेंस्ट है ना। हर एक पर्सन का राइट है, अगर उसने कोई अपराध किया हो या ना किया हो, यह फैसला तो जस्टिस सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, यानी पूरी तरह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाएगा। देखो ये काम स्टेट का है, अगर स्टेट अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, लोगों का जो विश्वास है स्टेट के ऊपर से वो उठता है, जुडिशरी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, तभी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा होती हैं। तो ये तो हमने मॉब लिंचिंग के बारे में बेसिक्स डिस्कस किए। अब आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आज का क्या कंटेक्स्ट है? उत्तर प्रदेश में 2 कैटल ट्रेडर्स की मॉब लिंचिंग हुई, यानी भीड़ के द्वारा उन कैटल ट्रेडर्स की हत्या कर दी गई। उनको लगता था कि ये कैटल ट्रेडर्स काऊ की स्मगलिंग कर रहे हैं, यानी गाय की स्मगलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि तमिलनाडु में भी 3-4 घटनाएं सामने आई मॉब लिंचिंग की।
तमिलनाडु में काफ़ी सारे अफवाहें फैली कि नॉर्थ इंडिया के कुछ लोग गैंग बना के चिल्ड्रंस को यानी बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय हुआ क्या, एक लेडी रास्ता पूछ रही थी, डायरेक्शंस पूछ रही थी और उन्होंने बच्चों को कुछ मिठाइयाँ दी, लेकिन आसपास के लोगों को ये लगा कि उस लेडी के द्वारा बच्चों को मिठाइयाँ इसलिए दी जा रही हैं ताकि बाद में बच्चों को किडनैप किया जा सके। तो भीड़ ने उस लेडी की हत्या कर दी। असम में भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आई थी। तो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ये काफी चिंता का कारण है। आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो मर्डर तो मर्डर है, लेकिन इस प्रकार से भीड़ के द्वारा एक ह्यूमन बीइंग की हत्या करना यह तो समाज की नागरिकता पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए पुलिस को क्लियर करना चाहिए, ना सिर्फ वर्ड से बल्कि अपने एक्शन से भी। जो भी लोग भीड़ में शामिल हैं और उस भीड़ के द्वारा किसी ह्यूमन बीइंग की हत्या की जा रही है, मर्डर किया जा रहा है, तो पुलिस उन लोगों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। उन लोगों को इंसाफ दिलाया जाएगा। मतलब जो भी आरोपी हैं जिन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है उनको जुडिशरी सजा देगी। लेकिन आजकल देखो पुलिस का जो चैलेंज है, पुलिस के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि जो ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं और जो ये चैटिंग की एप्लीकेशंस हैं, इनकी सहायता से बहुत जल्दी और बहुत इंटेंसिवली अफवाहें फैलाई जाती हैं और यही अफवाहें बाद में एक बेस बनाती हैं मॉब लिंचिंग का और मॉब जस्टिस का। इसलिए समय समय पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर कर्ब लगाया जाता है और इंटरनेट को भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन देखो राइटर के अनुसार ये एक सॉल्यूशन नहीं है। इंटरनेट को बंद करना एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, ताकि मॉब लिंचिंग ना हो हमारे समाज में, पुलिस को चाहिए कि समय समय पर विभिन्न कम्युनिटीज से सीधा संवाद करे, ताकि विभिन्न कम्युनिटीज का एक ट्रस्ट पैदा हो प्रशासन पे, पुलिस पे। और जब भी इस प्रकार की अफवाहें फैलेंगी तो कम्युनिटीज उन अफवाहों पर जल्दी से विश्वास नहीं करेंगी। और पुलिस को यह भी चाहिए कि इस तरह के केसेस में जब पुलिस एक्शन लेती है तो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को लूप में लेके पुलिस एक्शन ले, ताकि और भी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो सके कम्युनिटीज के बीच और पुलिस के बीच। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मॉब लिंचिंग के बारे में और मॉब जस्टिस के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ट्रेड वार के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। मार्च में क्या हुआ था, ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ इंपोज कर दिया था, ताकि यूएसए में जो डोमेस्टिक स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो स्टील और एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर हैं उन्होंने ट्रंप को दब के वोट दिया था और ट्रंप इसीलिए स्टील और एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उसके बाद चाइना ने रिटालिएट किया, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टील और एल्यूमिनियम जाता था यूएसए में वो चाइना की तरफ से ही जाता था। वैसे इंडिया भी कुछ स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, लेकिन बहुत थोड़ा। तो चाइना ने रिटालिएट किया और फिर यूएसए ने दोबारा से रिटालिएट किया। पिछले हफ्ते क्या हुआ था, चाइना ने यूएसए से इंपोर्ट होने वाले $50 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज पे टैरिफ इंपोज कर दिया। चाइना ने कहा अगर आप ऐसा करोगे हम भी ऐसा करेंगे। अब एक बार फिर से ट्रंप ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले $200 बिलियन के सामान पर टैरिफ इंपोज कर दिया। यानी मतलब साफ है, ये $200 बिलियन का जो सामान पहले चाइना से यूएसए में जाता था, अब ये कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा यूएसए की मार्केट में, इसलिए सामान बिकेगा नहीं चाइना का ये यूएसए में। तो चाइना से जो एक्सपोर्ट होता है यूएसए में वो कम हो जाएगा। चाइना ने कहा है हम भी जवाब देंगे, हम भी यूएसए से इंपोर्ट होने वाले और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पे टैरिफ को इंपोज करेंगे। तो अब देखो सिचुएशन ये हो चुकी है, यूएसए और चाइना के बीच एक साल में ट्रेड होता है ऑलमोस्ट $500 बिलियन का, और चाइना यूएसए ने अभी तक $400 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज पे टैरिफ को इंपोज कर दिया है। तो एसेंस साफ है, ट्रेड जो है यूएसए और चाइना के बीच कम होगा। और देखो ये बात सिर्फ यूएसए और चाइना की नहीं है, इवन यूरोपियन यूनियन ने भी यूएसए से इंपोर्ट होने वाले $3.3 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज पे टैरिफ को इंपोज कर दिया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर यूएसए ने भी टैरिफ को इंपोज किया था। यानी यूरोपियन यूनियन भी जैसे को तैसा जैसी पॉलिसी अपना रहा है। और इवन इंडिया के कंटेक्स्ट में ये बोला गया है, इंडिया ने भी यूएसए से इंपोर्ट होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज पे थोड़ा बहुत टैरिफ इंपोज किया, लेकिन बहुत नाम मात्र का। अगर चाइना से कंपेयर करें तो इंडिया ने तो सिर्फ यूएसए से इंपोर्ट होने वाले 241 यानी $241 मिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज पे टैरिफ इंपोज किया।
इंडिया ने ये टैरिफ वैसे इसलिए इंपोज किया क्योंकि थोड़ा बहुत स्टील और एल्यूमिनियम हम भी एक्सपोर्ट करते थे यूएसए को, और जिस पे यूएसए ने टैरिफ को इंपोज कर दिया था। लेकिन इंडिया ने एक बात ये भी साफ की कि देखो भाई, मेजर्स और काउंटर मेजर्स की रणनीति में हम विश्वास नहीं रखते हैं। हम विश्वास रखते हैं तो डायलॉग की रणनीति में आप एक टेबल पे आइए, बातचीत कीजिए, और बातचीत से जो भी ये इश्यूज हैं उनको सोल्व किया जा सकता है। तो अब देखो, आर्टिकल में ये बोला जाता है कि पहले तो दुनिया भर की जो फाइनेंशियल मार्केट्स थी वो इस ग्लोबल ट्रेड वार को सीरियस नहीं ले रही थी। उनको लगता था कि आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे फिर से जो टैरिफ्स लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा या फिर चाइना के द्वारा, उन टैरिफ्स को हटा लिया जाएगा। लेकिन ये ट्रेड वार रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से दुनिया भर की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो चिंतित हैं और दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस में गिरावट देखने को मिली। देखो, जो ये ट्रेड वार चल रहा है इससे सिर्फ एक स्पेशल सेक्शंस को फायदा होगा, जैसे यूएसए में जो स्टील और एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज हैं उनको फायदा होगा, अदरवाइज सबको नुकसान ही होगा इस ट्रेड वार से। ये एक लूज लूज सिचुएशन है। जैसे यूएसए के कंज्यूमर्स को नुकसान होगा, चाइना के कंज्यूमर्स को नुकसान होगा, और जो भी देश इस ट्रेड वार में शामिल है उन सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी प्रभावित होगी। ग्लोबल इकोनॉमी धीरे धीरे अब उठने लगी थी। आपको याद होगा 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उसके बाद से ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब पिछले 1-2 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो फिर से बढ़ने लगी है। लेकिन विमेन इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि ग्लोबल ट्रेड वार से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी पे। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय कुछ एक्सपर्ट्स ने यह बोला था कि थर्ड वर्ल्ड वार को अगर अवॉइड करना है तो विभिन्न देशों के बीच, खास करके यूरोपियन कंट्रीज के बीच इंटरडिपेंडेंसी इस्टेब्लिश करना जरूरी है। अगर इंटरडिपेंडेंसी होगी एक देश की दूसरे देश पे तो वो देश आपस में वार में नहीं जाएंगे। अब देखो, जैसे यूएसए की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है चाइना पे, और चाइना की डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है यूएसए पे फिलहाल, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा लोन दिया हुआ है यूएसए को, और ट्रेड भी दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस प्रकार से जब ट्रेड होना बंद हो जाएगा, यानी दोनों देशों की इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे से खत्म हो जाएगी, तो वार की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में पीस के लिए भी ये अच्छा है कि जो व्यापार है वो होता रहे विभिन्न देशों के बीच। और आज का जो समय है, ग्लोबलाइजेशन का जो समय है, एक देश अपने आप से सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो इसलिए ट्रेड होता है तो इससे सभी का फायदा होता है और शांति भी इस्टेब्लिश होती है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो पूरे वर्ल्ड में पीस को स्पॉइल करने का काम कर रही हैं। पहली गोली ट्रंप ने चलाई थी, लेकिन उसके बाद से विभिन्न देश भी रिटालिएट कर रहे हैं और इससे पूरे वर्ल्ड में अशांति आ सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल था ट्रेड वार के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल दिल्ली के बारे में है। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का स्टेटस मिलना चाहिए या फिर नहीं? जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। पॉइंट्स कौन कौन से दिए जा सकते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का स्टेटस दिए जाने के पक्ष में? पॉपुलेशन, आज दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। अगर देखो दिल्ली को पूर्ण राज्य का स्टेटस दिया जाता है तो गवर्नेंस ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है। अभी गवर्नेंस बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो एमसीडी के अंदर आती हैं, कुछ चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं जैसे पुलिस, लैंड ऑर्डर और लैंड। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी नहीं है गवर्नमेंट में। अगर पूर्ण राज्य का स्टेटस मिलता है तो दिल्ली में गवर्नेंस में यूनिफॉर्मिटी आएगी और जो ऑफिसर्स हैं उनकी जवाबदेही भी ठीक से तय हो सकेगी। इसके अलावा पॉइंट आता है डेमोक्रेसी का। देखो, फिलहाल की जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र के अगेंस्ट है, क्योंकि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी ज़्यादा नहीं चलती, बल्कि एलजी जिनको जनता ने नहीं चुना है उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं। तो ये चीज़ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, लोकतंत्र के अगेंस्ट है। और तीसरे नंबर पे बात आती है इक्वल राइट्स की। बाकी स्टेट्स की जनता की तरह दिल्ली की जनता को भी इक्वल राइट्स होने चाहिए ताकि वो भी अपने आप को गवर्न कर सके, ना कि अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स उनको दिल्ली की जनता को गवर्न करें। और उसके बाद आर्ग्यूमेंट है यूनियन टेरिटरीज टू स्टेट ट्रांजिशन। देखो, काफ़ी सारे स्टेट्स जैसे गोवा, त्रिपुरा, इनको पहले यूटी बनाया गया था, यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया गोवा को भी, त्रिपुरा को भी, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए अब बिल्कुल सही समय है और दिल्ली का भी ट्रांजिशन होना चाहिए यूटी से स्टेट की तरफ। तो ये सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं पक्ष में। विपक्ष में आर्गुमेंट्स की बात करें तो जैसा हमने 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था कि सारी देखो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट भवन, राष्ट्रपति निवास हो, पार्लियामेंट हो, यूपीएससी हो और विभिन्न मिनिस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स हों, ये सारी बिल्डिंग्स फिलहाल दिल्ली में हैं।
और सेंट्रल गवर्नमेंट को समय समय पे और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक से काम कर सके। अगर देखो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लैंड मांगना पड़ेगा स्टेट से, यानी दिल्ली गवर्नमेंट से। तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगी दिल्ली पे और ठीक से अपना काम नहीं कर सकेगी। उसके बाद सारी एम्बेसीज दिल्ली में हैं, फॉरेन हेड्स दिल्ली में आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होती है। इस वजह से अभी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक है और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। और अगर देखो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो रेवेन्यू नहीं रहेगा दिल्ली के पास। अभी तो ज़्यादातर जो रेवेन्यू दिया जाता है दिल्ली को वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और अपने आप से दिल्ली बहुत कम रेवेन्यू कलेक्ट करता है। उसके बाद ऑल स्टेट्स हैव स्टेक्स। देखो दिल्ली एक राजधानी है और दिल्ली पे सिर्फ दिल्ली का हक नहीं है, सभी स्टेट्स का हक है दिल्ली के ऊपर। इस वजह से भी पूर्ण राज्य का स्टेटस देना ठीक नहीं है। नॉट ओनली दिल्ली, हाँ, नीचे का आर्गुमेंट में ये बोला जाता है कि दिल्ली में देखो बहुत सारे स्टेट से लोग आके बस गए हैं, तो इस वजह से दिल्ली की अभी फिलहाल जो पॉपुलेशन है, जो कंपोजिशन है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब पूरे स्टेट से लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत सारी सिटीज़ से लोग यहाँ पे आए हैं और यहीं पे बस गए हैं। तो अच्छा तो यही रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे देश को गवर्न करती है वही दिल्ली को गवर्न करे। और कोई ग्लोबल एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे किसी देश के द्वारा जो कैपिटल है उसको फुल ऑटोनॉमी दे दी गई हो। तो उसी बेसिस पे हमारे देश में भी यही मॉडल अपनाया गया और कैपिटल को फुल ऑटोनॉमी नहीं दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में दिल्ली में अच्छा है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बदौलत है। सबसे लास्ट में डिवोल्व पावर्स टू एमसी। ये आर्गुमेंट एक प्रकार से उस आर्गुमेंट के अगेंस्ट है जिसमें कहा जाता है कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का स्टेटस दिया जाता है तो इससे डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। लेकिन इस आर्गुमेंट का मतलब ये है कि देखो दिल्ली की सरकार अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना चाहती तो एमसीडी को और ज़्यादा पावर्स देती। एमसीडी को पावर्स देने से तो डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। लेकिन दिल्ली की सरकार एमसीडी को पावर नहीं देती और ऊपर से पावर मांग रही है, तो ये गलत है। अब बारी आती है इट्स कॉम्प्लिकेटेड की। देखो कुछ एक्सपर्ट्स एक सॉल्यूशन देते हैं। आप मैप पे नजर डालिए, ये जो एरिया है ना एनडीएमसी वाला, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये है, यहाँ पर है लुटियन दिल्ली। मतलब ब्रिटिशर्स के समय लुटियन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इस एरिया को डिजाइन किया था। और जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं सारी की सारी, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति निवास, इंडिया गेट, सारी बिल्डिंग्स इसी एरिया में हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस एरिया को यूटी रहने दो लेकिन बाकी एरिया को पूर्ण राज्य का स्टेटस दे दो। लेकिन आज के जो राइटर हैं वो मना करते हैं। वो कहते हैं इस पूरे एरिया में रेड फोर्ट की बिल्डिंग नहीं आती, यानी लाल किला की बिल्डिंग नहीं आती, जहां से हर साल 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है पालम का वो भी नहीं आता इस एरिया में। तो या तो देखो ये हो सकता है कि लाल किला तक जो चांदनी चौक का इलाका है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जो लोग दिल्ली में नहीं रहते उनको ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं एसेंस बता देता हूं। इस एरिया से थोड़ा सा दूर है लाल किला। तो राइटर के अनुसार सिर्फ एनडीएमसी को यूटी का दर्जा देने से फायदा नहीं होगा और जो रेड फोर्ट के आसपास का एरिया है उसको भी मिला के इस पूरे एरिया को यूटी का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन इससे दिल्ली सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि लाल किला के आसपास एक बहुत बड़ी मार्केट है और वहां से दिल्ली सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। और अगर ये एरिया यूटी में चला गया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, तो दिल्ली सरकार के पास रेवेन्यू नहीं बचेगा बिल्कुल भी। इसलिए दिल्ली सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि ये एरिया यूटी में जाए। तो इस वजह से राइटर लास्ट में एक बात बोलते हैं, फिलहाल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक व्यवस्था है और इसे ठीक से चलाया जाए तो ये व्यवस्था भी अच्छी व्यवस्था है। दिल्ली को बहुत अच्छे ढंग से गवर्न किया जा सकता है आज की व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन पॉलिटिक्स आती है, इसी वजह से दिल्ली के जो हित हैं वो प्रभावित होते हैं, लोगों के जो हित हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था, दिल्ली को पूर्ण राज्य का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। जीएस पेपर 1 के पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से आप इस आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। राइटर के अनुसार 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस समय जो प्रीमियर थे जम्मू एंड कश्मीर के, शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच दोस्ती अच्छी थी। इस वजह से दिल्ली एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था कि इंडिया के फेडरल फ्रेमवर्क में जम्मू एंड कश्मीर किस प्रकार से रहेगा। तो स्टेबिलिटी धीरे धीरे आने लगी थी जम्मू एंड कश्मीर में और जम्मू एंड कश्मीर की जनता का विश्वास भी इंडिया में बढ़ने लगा था।
अदरवाइज पहले तो काफ़ी सारे कंसर्न्स थे। देखो मेन कंसर्न तो यही थे कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी इंडिया में वो हिंदुओं की थी, तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम्स की थी, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि कैसे वो रह पाएंगे एक हिंदू मेजॉरिटी देश में। लेकिन 1952 के बाद जिस प्रकार से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई, नेहरू और अब्दुल्ला की दोस्ती थी, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी लगने लगा कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी इंडिया में रहने से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, राइटर थोड़ा बाइस्ड है। राइटर कहते हैं कि हिंदुओं की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जम्मू प्रजा परिषद, उन्होंने शुरुआत में तो शेख अब्दुल्ला की लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसीज का विरोध किया, लेकिन बाद में जम्मू प्रजा परिषद बीजेपी की प्रीडिसेसर पार्टी जनसंघ और हिंदू महासभा के द्वारा एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान का नारा दिया गया। मतलब साफ था कि जम्मू एंड कश्मीर का भी वही स्टेटस होना चाहिए जो दूसरे राज्यों का है। तो देखो शुरुआत में तो नेहरू ने इग्नोर किया इन ऑर्गेनाइजेशंस को और इन ऑर्गेनाइजेशंस की बातों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उस समय क्या हुआ था, एसपी मुखर्जी यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर में एंटर कर रहे थे तो उनको डिटेन कर लिया गया और डिटेंशन में ही उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। मतलब काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो उसके बाद नेहरू ने अपील की इन ऑर्गेनाइजेशंस से और कहा कि आपकी मांगों पे विचार किया जाएगा। उसके बाद से जो अब्दुल्ला और नेहरू के संबंध थे वो बिगड़ गए और अब्दुल्ला को बाद में वहाँ की गद्दी से हटा दिया गया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसलिए कश्मीर की जनता में जो गुडविल बनी थी, अब्दुल्ला के अरेस्ट होने के साथ गुडविल बहुत हद तक इरोड हुई, क्योंकि कश्मीर को जनता को यह लगने लगा कि देखो फ्यूचर में भी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे हिंदू महासभा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर वो सरकार को प्रेशराइज करेंगी तो सरकार हमारे अगेंस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट करेगी। ऐसा संदेश उस समय चला गया था। मतलब राइटर का एसेंस ये है कि देखो राइट विंग की जो पॉलिसीज हैं, सिंपल कहूं तो कुछ लोग जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इस प्रकार की जो पॉलिसीज हैं वो कश्मीर की जनता को दूर ले जाती हैं, ऐसा राइटर का कहना है आर्टिकल में। तो ये पूरा आर्टिकल था जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच ट्राइलेटरल डायलॉग के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आप आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, इंडिया में जो चाइना के एम्बेसडर हैं उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रपोजल दिया कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच ट्राइलेटरल डायलॉग होना चाहिए ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के इश्यूज को सुलझाया जा सके। एक प्रकार से प्रपोजल ये है कि चाइना मीडिएशन कर सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इवन एससीओ में भी चाइना डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश करता रहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत करवाई जाए, लेकिन इंडिया हमेशा से मना करता रहा है। इंडिया कहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो इश्यूज हैं वो बायलैटरल इश्यूज हैं और चाइना का बीच में कोई लेना देना नहीं है। देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से ही कई सारे देशों ने ऑफर किया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सुलह हम करवा सकते हैं, लेकिन यूएसए और यूके के द्वारा हमें धोखा दिया गया यूएन में। आपको याद होगा नेहरू कश्मीर के इशू पर जब यूएन में गए थे तो उस समय यूएसए और यूके के द्वारा यूएन को मैनिपुलेट किया गया था और इंडिया के पक्ष में रेजोल्यूशन आए थे यूएन में। तो उस समय इंडिया को यह लगता था ये जो बड़ी पावर्स हैं जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाएंगी तो अपना डिसीजन इंडिया के ऊपर थोप देंगी। इसलिए इंडिया उस समय किसी भी देश की इंटरवेंशन को नहीं चाहता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और हमेशा से इंडिया का यही स्टैंड है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी इश्यूज हैं उन्हें बायलैटरली सुलझाया जाएगा। लेकिन अब देखो अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही बड़ी है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया का जो कद है वो बढ़ चुका है, इंडिया की स्पेस पावर भी अच्छी है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरा देश अपनी मर्जी को इंडिया पे इंपोज कर दे। तो बुराई क्या है, अगर ट्राइलेटरल डायलॉग होता है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच तो क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है कि इससे इस पूरे रीजन में पीस इस्टेब्लिश हो जाए। हाँ, अगर इंडिया को लगता है कि कश्मीर के इशू पे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए तो इंडिया पहले से चाइना को बता सकता है कि हम कश्मीर के इशू पे कोई बातचीत नहीं करेंगे। इंडिया उस ट्राइलेटरल डायलॉग का जो एजेंडा है वो अपने आप से डिसाइड कर सकता है। मेनली 3 चीजें हैं जिनके बारे में बातचीत की जा सकती है तीनों कंट्रीज के द्वारा मिलकर। जैसे सबसे पहले कश्मीर के इशू पे बातचीत करे बिना तीनों देश बात करेंगे कैसे इस पूरे रीजन में कनेक्टिविटी को इनहेंस किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कनेक्टिविटी। दूसरा पॉइंट है टेररिज्म का।
टेररिज्म कहां से ओरिजिनेट होता है। अगर देखो ओरिजिनेशन की बारी आती है तो फिर पाकिस्तान चिढ़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ही तो आतंकवाद को प्रमोट करता है। लेकिन ओरिजिनेशन को छोड़ के अगर तीनों देश आपस में बातचीत करें कि टेररिज्म पर कर्ब कैसे लगाया जा सकता है, तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट होगा। हो सकता है कि चाइना के दबाव में आके पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करना बंद करे। तीसरा पॉइंट, टेबल पे एक पॉइंट ये हो सकता है कि देखो आज के समय में इंडिया कनेक्टिविटी चाहता है अच्छी खासी दूसरे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं या फिर अफगानिस्तान है वहां पर, लेकिन बीच में पाकिस्तान आता है तो इंडिया दूसरे रास्ते तलाशता है। जैसे छबार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया ईरान के अंदर, लेकिन अगर ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन हो जाए पाकिस्तान के साथ, यानी पाकिस्तान रास्ता दे दे, अपना बॉर्डर खोल दे ताकि इंडिया से ट्रक जा सके अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए और अफगानिस्तान से इंडिया में माल आ सके सीधा सीधा पाकिस्तान से होते हुए, तो कितना फायदा हो सकता है इस पूरे रीजन को। तो इस बात पे भी बातचीत हो सकती है कि पाकिस्तान इंडिया को ट्रांजिट स्पेस दे ताकि इंडिया अफगानिस्तान में जा सके और सेंट्रल एशियन में जा सके पाकिस्तान से होते हुए। ये तीनों पॉइंट्स इंडिया रख सकता है चाइना के सामने। अगर आपको बातचीत करनी है तो इन इश्यूज पे हम बातचीत कर सकते हैं। तो राइटर का तो स्टैंड देखो यही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि टेबल कितनी बड़ी है, कितने लोग आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है आप बातचीत कर क्या रहे हो, यानी किन इश्यूज पे आप बातचीत कर रहे हो। तो अगर इस बात पे तीनों देश सहमत होते हैं तो फिर एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये जो रीजन है वो काफी आगे बढ़ सकता है। देखो साउथ एशियन रीजन ने अपना जो पोटेंशियल है वो हासिल इसलिए नहीं कर पाया है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा से विवाद रहता है। सार्क ऑर्गेनाइजेशन भी इसी वजह से फेल हुई क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रहती है। साफ्टा भी इसी वजह से फेल हुआ, इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में जो ट्रेड होता है, जो टैरिफ है, उसको कम नहीं किया। लेकिन अगर दोनों देशों के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो बहुत सारा फायदा हो सकता है, ना सिर्फ साउथ एशियन रीजन को बल्कि पूरे एशिया को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्वेश्चंस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आप क्लिक कीजिएगा और क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की मॉब लिंचिंग के बारे में, एथिक्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। उसके बाद हमने ट्रेड वार के बारे में डिस्कस किया। तीसरे नंबर पे हमने दिल्ली के स्टेटहुड का जो इशू था उसे डिस्कस किया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित जो आर्टिकल था वो हमने डिस्कस किया। और सबसे लास्ट में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच ट्राइलेटरल डायलॉग के बारे में जो आर्टिकल था उसे भी हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।